अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI इकॉनमी टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, साउथ एशियन रीजन में जहां हमें और बहुत सारी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, वहीं पे हमें ट्रेड में भी बहुत सारे वाज़िया तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। जहां पे इंडिया यूरोप के साथ FTA करता है, वहीं पे बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से ज़ीरो टैरिफ टेक्सटाइल के ऊपर मिलता है। तो ये किस तरह से पूरे साउथ एशियन रीजन के ट्रेड और गवर्नेंस के सिस्टम को शेप अप कर रही हैं, आज की एपिसोड स्पेशल रहेगी इसी के ऊपर फोकस। और हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद अली साहब। वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। कैसे हैं मुख्तार साहब? बिल्कुल ठीक जी, शुक्र अल्लाह। सर, साउथ एशियन रीजन तो हॉट कब बना हुआ इस वक्त पूरी दुनिया में, शायद कि कहीं पे कोई ट्रेड डील हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। सो अभी मोस्ट रिसेंट बांग्लादेश को ज़ीरो टैरिफ मिला अमेरिका की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वो शायद कॉटन अगर वो इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं कि ये क्या ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी बांग्लादेश। अच्छा देखिए, बांग्लादेश का टैरिफ वैसे तो 19% है, और उस 19% मतलब जो उनकी जनरली जो है उन पे टैरिफ 19% लागू होगा। हमें भी 19% मिला हुआ है, इंडिया को 18% मिला है। अच्छा, लेकिन टेक्सटाइल्स की हद तक जो उनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये बात है कि अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स उस काटन से बनाई जाएंगी या उस फाइबर से बनाई जाएंगी जो अमेरिका से इंपोर्ट किया गया होगा, तो फिर उस पे उनको 0% टैरिफ मिलेगा। तो ये है एक्चुअली डील। मतलब इसमें नुआंस है, सिर्फ ये नहीं है कि सारी प्रोडक्ट्स पे ज़ीरो मिल गया है। अगर बांग्लादेश इंडिया से काटन ख़रीदेगा या पाकिस्तान से काटन ख़रीदेगा या ब्राज़ील से ख़रीदेगा और उससे कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस पे उसको अमेरिका में 0% टैरिफ नहीं मिलेगा। वही रेगुलर टैरिफ होगा उसका, वो रेगुलर टैरिफ होगा जो कि 19% है। तो अगर 19% टैरिफ लागू होगा तो फिर बांग्लादेश को डिसएडवांटेज है विज़ इंडिया 1% का। पाकिस्तान के हवाले से भी फिर उनको इक्वली पाकिस्तान के साथ बराबर है, इंडिया पे 1% का एडवांटेज हो गया। तो मतलब ये है। अब इससे क्या उनको फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा उनको ऑब्वियसली, क्योंकि वो अमेरिका से कॉटन मंगवाएंगे तो वो थोड़ी महंगी तो शायद पड़ेगी, लेकिन वो क्वालिटी में भी अच्छी होगी। अच्छा देखिए, इंडियन कॉटन भी और पाकिस्तानी कॉटन भी क्वालिटी में बुरी नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास टाइप है। ये मीडियम स्टेपल है, ये ब्रीदेबल अच्छी है, सॉफ्टनेस इसकी बड़ी अच्छी है। लेकिन इसका एक जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो है प्रोसेसिंग में। इसमें एडल्ट्रेशन काफ़ी होती है, क्योंकि काफ़ी सारा मैनुअल हम काम करते हैं पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, और उसमें ना इसमें कंटेमिनेशन काफ़ी आ जाती है, एडल्ट्रेशन काफ़ी आ जाती है। क्योंकि जब आप खेतों से मैनुअली चुन रहे हैं तो उसके साथ फिर उसके पत्ते वगैरह सूखे हुए, उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है। फिर बाज़ का प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, बाज़ का जीनिंग वाले ख़ुद गड़बड़ करते हैं, बाज़ का तो उसके साथ खुले में पड़ी होती है तो उसके ऊपर बारिश वगैरह हो जाती है या वैसे कोई मॉइस्चर आ जाता है वो। तो इस वजह से ना इसकी क्वालिटी उतनी बाज़ का अच्छी नहीं रहती है। मतलब ये नहीं है कि अपनी प्रोडक्शन स्टेज पे अच्छी नहीं होती, लेकिन बाद में जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर हम लेट से बांग्लादेश मंगवाता है अमेरिका से और वो अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ा सा शायद उसको उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टेपल भी मेरे ख्याल में लॉन्ग स्टेपल है, तो उससे शायद वो प्रोडक्ट्स भी अच्छी बना सकेंगे और फिर उनको ज़ीरो टैरिफ मिलता है। तो बांग्लादेश के लिए तो इस हवाले से फ़ायदा है। बांग्लादेश का फ़ायदा इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश ने इन एनी केस अपनी 98% कॉटन या फाइबर वो इंपोर्ट ही करना होता है, या यार्न जो है तो वो तो इंपोर्ट ही करता है। तो वो उसके लिए ऑप्शन ज़्यादा है। वो ये है कि वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेगा या ब्राज़ील से नहीं करेगा या पाकिस्तान से नहीं करेगा, तो अमेरिका से कर लेगा, उसने तो इंपोर्ट ही करना है। वैसे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है और मार्केट में काफ़ी शेयर है। वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स करते हैं ना, गारमेंट्स वगैरह और उस तरह के, तो उसके लिए उन्होंने कॉटन तो कहीं से मंगवानी होती है। अब 2024 में उन्होंने कोई $16 बिलियन से ज़्यादा की कॉटन इंपोर्ट की है। बांग्लादेश दुनिया का तो 13th लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कॉटन वगैरह का। अच्छा, तो मतलब इस तरह से उसको फ़ायदा हो सकता है। मतलब उसको और कुछ नहीं करना, उसने पहले चीज़ इंडिया से मंगवाता था तो अमेरिका से मंगवा लेगा। मतलब उसके लिए इतनी चेंज है ना। हाँ, उसका कुछ कास्ट डिफरेंशियल ज़रूर होगा जिसका उसकी ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको 19% का फ़ायदा हो रहा है और कंपेयर टू इंडिया फिर 18% का फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि वो टैरिफ आपकी प्रोडक्ट्स पे नहीं लगेगा। तो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए उतने % वो फिर सस्ती हो जाएगी। तो लेट्स से जी अमेरिका से कॉटन मंगवाने में आपको 5, 6, 10% ज़्यादा देना पड़ता है, तो फिर भी आपके पास 8% का डिफरेंशियल है, ये बेनिफिट है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान भी ये कर सकते हैं, ज़ीरो टैरिफ पे जा सकते हैं।
हम भी उस हद तक जा सकते हैं कि जितनी काटन हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे उसी वॉल्यूम के बराबर का हमें फ़ायदा होगा ना। लेकिन बात ये है कि अगर हम ऑलरेडी लेट से पाकिस्तान को टोटल गारमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए लेट से पाकिस्तान को 10 मिलियन बेल्स चाहिए, 10 मिलियन बेल्स फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट, तो 10 अगर मिलियन बेल्स पाकिस्तान को चाहिए और 8 मिलियन बेल्स हमने खुद अपनी मार्केट में ऑलरेडी प्रोड्यूस की हुई हैं, तो हम तो फिर 2 मिलियन ही बाहर से इंपोर्ट करेंगे ना। ट्रू। अच्छा, तो मतलब डिफरेंशियल उतना है ना, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, हम हो सकता है हमारे इंडिया की सिचुएशन भी इसी तरह से है क्या? इंडिया की सिचुएशन भी है, तो मतलब एक्चुअली जो बांग्लादेश का बेनिफिट करने का पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने तो सारी तकरीबन कॉटन बाहर से मंगवानी है। Exactly. अच्छा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के पास ये ऑप्शन निस्बतन कम है, क्योंकि फिर अगर हम सारी नीड उधर से पूरी करते हैं या उतनी मंगवाते हैं जितनी अमेरिकन मार्केट को एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो फिर हम अपनी कॉटन का क्या करेंगे? बिल्कुल। फिर या तो हम अपनी कॉटन बाहर बेच रहे होंगे, या तो फिर हम भी यूके के साथ कोई इस तरह के एफटीए में जाएं जहाँ पे हमें मतलब वो भी हो zero trade सकता है। मिले। तो मतलब हमारे पास निस्बतन ऑप्शन फिर उस सूरत में ये होगा कि जो हमारे पास कॉटन मौजूद है हम उसको इस्तेमाल करने को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट करके उसको प्रायोरिटाइज करेंगे फॉर द यूएस मार्केट के, उससे प्रोडक्ट्स बनाए यूएस मार्केट में भेजें और अपनी कॉटन को कुछ और प्रोडक्ट्स बना के फिर किसी और मार्केट में भेजें, फिर भी वो सरप्लस हो सकती है, तो फिर हमें रॉ कॉटन बेचनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। तो मतलब उसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली बांग्लादेश को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि वो कॉटन पैदा ही नहीं करते, उन्होंने इन एनी केस इंपोर्ट करनी है, वो अमेरिका से कर लेंगे। तो ये तो वो इसका मतलब फिर वो इंडिया के लिए जो हम कह रहे थे कि अच्छा मार्केट ओपन होगी तो वो फिर वहाँ पे उसको एक अच्छा कंपेटिटर मिल जाएगा बांग्लादेश की सूरत में अमेरिका में। जब टैरिफ के ऊपर बात हमने की थी लास्ट एपिसोड में, तो हम यही बात कर रहे थे ना कि इट्स बेटर फॉर देम कि उनको एक अच्छी ट्रेड डील मिल गई है यूएस के लिए। देखिए, अभी तक तो उनको वो जीरो की फैसिलिटी हासिल ही नहीं है ना, जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं, हो सकता है कहीं फाइन प्रिंट में हो, लेकिन जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं वो ये है कि इंडिया को टैरिफ तो मिल गया 18% का, और लेकिन उसमें अभी तक ये प्रोविजन नहीं है कि अगर वो अमेरिका से कॉटन ख़रीद के अमेरिका को वही प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो उस पर उनको 0% मिलेगा। लेकिन अभी उनका जो एग्रीमेंट है ना वो इंटरिम है, इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अगर वो जब फाइनल होता है तो हो सकता है ये चीज़ें डाल दी जाएँ उसमें अमेरिका को तो नुकसान कोई नहीं है ना, अमेरिका निस्बतन आसानी से इस पर एग्री कर लेगा, और पाकिस्तान से भी जब ये कोई मजीद बात होती है तो पाकिस्तान से भी वो एग्री कर सकता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ एग्री कर भी ले अमेरिका, जो मोस्ट लाइकली वो कर लेगा, तो इवन देन कंपैरेटिव एडवांटेज बांग्लादेश का ही रहता है, चूँकि उन्होंने इन एनी केस सारी कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी है और क्वालिटी भी उनको मिलेगी, वो क्वालिटी भी अच्छी है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो भी अच्छी है, और अमेरिकन मार्केट की हद तक तो उनके लिए जीरो टैरिफ ही रहेगा तकरीबन सारी एक्सपोर्ट पे। पाकिस्तान और इंडिया को वे करना पड़ेगा कि कितने प्रोडक्ट्स हमने लोकल कॉटन से बनानी है और कितनी प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका से इंपोर्ट करें ताकि हमें ज़ीरो रेट मिले। तो हमारे लिए ऑप्शंस वहाँ पे फिर भी निस्बतन थोड़े मुश्किल तो फिर हमें एक्सपोर्ट का भी तो चैलेंज आएगा कि वो कॉटन जो इंडिया या पाकिस्तान से जाती थी बांग्लादेश के लिए, अगर उसके कुछ स्टैटिस्टिक होंगे तो वो ज़ाहिर है वहाँ मार्केट लूज कर रहे होंगे उस सूरत। देखें, बांग्लादेश जो पहले मंगवा रहा था ना वो ज़्यादातर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील वगैरह से मंगवा रहा था, जो कि किसी अफ्रीकन मुल्क बेनिन वगैरह से, तो उसमें ज़ाहिर है इंडिया का नुकसान तो होगा, क्योंकि इंडिया फिर वो रॉ कॉटन या जो यार्न है या फाइबर है वो बांग्लादेश को निस्बतन कम एक्सपोर्ट कर सकेगा, चाइना का भी कुछ होगा। पाकिस्तान कम बेचता है, पाकिस्तान भी बेचता है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को भी उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारा निस्बतन कम होगा क्योंकि हम ऑलरेडी निस्बतन कम बेच रहे हैं उनको। अच्छा, लेकिन इंडिया पे उनका ऑलरेडी भी कुछ थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शन आई हुई थी, मतलब हाँ कि वो इंडिया से, यानी ये तो अभी तो एक इंसेंटिव बन गया ना कि वो अमेरिका से खरीदें, लेकिन उससे पहले एक डिसइंसेंटिव उनका बना हुआ था कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो अब इधर से खरीदें ना खरीदें, तो एक ऑलरेडी वो चल तो रही है ना। मतलब ये मसला सिर्फ बिल्कुल प्योरली ट्रेड के या टैरिफ की बुनियादों पर तो नहीं हो रहे ना, इसमें एक जियो पॉलिटिक्स भी आ रही है, और वो जियो पॉलिटिक्स जो इंडिया के साथ ताल्लुकात में उनकी तलखी आई है, प्रॉब्लम आया है, तो उस वजह से ऑलरेडी उनकी ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ उनकी ट्रेड रिलेशनशिप्स में भी डिस्ट्रप्शंस हैं। तो पाकिस्तान के लिए क्या आगे फ्यूचर ऑप्शन हैं ट्रेड के हवाले से? अगर हम देखते हैं अभी तो हम चले EU के साथ GSP+ स्टेटस में हैं जो ख़त्म होगा आगे, तो क्या आपको नज़र आता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स?
देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो टेक्नोलॉजी लेके आएँ, एफिशिएंसी लेके आएँ, क्वालिटी में इन्वेस्ट करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाएं। देखिए ना, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं ना, और अगर आपके सिस्टम में एफिशिएंसी है, अगर आप इनोवेट कर रहे हैं, तो फिर ये 2, 4, 5, 10% के फ़र्क के टैरिफ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि उनको जो 2% ज़्यादा टैरिफ मिल गया, हमें 1% कम मिल गया, या हमें 2% ज़्यादा है, तो वो इसी वजह से चूँकि हमारी मसाइल हैं। इस वक्त देखें ना, हमारी बिजली की कास्ट ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, गैस की कास्ट ज़्यादा है, टैक्सेशन काफ़ी है, हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है। ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करना है। इनोवेट हम उतना करते नहीं हैं। हमारे जो इंडस्ट्री है वो बाज़-औक़ात वो लगे बंदे तरीके से जैसे काम हो रहा होता है उसी तरह से करते चलते सेट हैं, बजाय इसके कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, वो नहीं होती है। तो ये वो सारे हवाले हैं जिस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे इंडस्ट्री को, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनका एक ये एनर्जी वगैरह के जो मसाइल हैं इसको हल करे। लेकिन हमारे बिजनेसमैन को भी चाहिए कि वो कम्पिटिटिव बने। बाज़-औक़ात ये परवर्स इंसेंटिव्स होते हैं, जब हुकूमत बाज़-औक़ात इनको फैसिलिटेट करती है ना, तो वो एक तरह से परवर्स इंसेंटिव बन जाता है। वो फिर उसकी बुनियाद पे ना वो करते नहीं है इनोवेट, जो जितना ज़ोर लगाना होता है ना वो करते नहीं है। अब देखिए ना, अगर आप हुकूमतें लेट से तालीम में इन्वेस्ट कर रही हूँ, हुकूमत के जो स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं वो अगर अच्छा काम कर रहे हों, तो इंडस्ट्री को एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अगर आप उस स्किल्ड वर्कफोर्स को वैसे भी बाकी भी उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो, मोटिवेशन हो, आप उनकी जो प्रोडक्शन है आप उसमें उनको शेयर होल्डर बनाएं, बोनसेस दें कि भाई अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिससे ये किया जा सकता है। तो हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी बांग्लादेश को ज़ीरो टैरिफ मिल गया तो हमारे लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए। वहाँ के बांग्लादेश भी हमारी तरह का गरीब मुल्क है, तो अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और लोगों को जॉब्स मिलती हैं, बांग्लादेश को फ़ायदा होता है, तो ये अच्छी बात है। फॉर दैट मैटर अगर इंडिया को भी मिल जाए, और इंडिया में जो लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, गरीब लोग ही अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं ना, तो अगर उनको जॉब्स मिलती हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन असल बात ये है कि हम कैसे एक हेल्दी कंपटीशन में आए, बजाय इसके कि हम ये बैठे गिनते रहें कि अब इंडिया को ये मिल गया तो बांग्लादेश को ये मिल गया तो हमें ऐसे क्यों नहीं मिला। हम एक ऐसे हेल्दी कंपटीशन में आएंगे जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, हमारी क्वालिटी बढ़ रही हो, हम ज़्यादा कंपेटिटिव हो रहे हो और कलेक्टिवली हम गेन कर रहे हो। और सिर्फ यही नहीं है कि बल्कि इस रीजन में हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एक दूसरे के मार्केट के साथ, वो उससे भी बहुत गेन हो सकता है। लेकिन उस तरफ भी हमारी ज़ाहिर तवज्जो, बजाय इसके कि इंडिया बांग्लादेश का ताल्लुक अच्छा था, उसमें उनके ये ट्रेड रिलेशनशिप मौजूद थे, तो उससे सीखते हुए बाकी मुल्क भी ये काम करते, तो एक्चुअली तो अब उनके ताल्लुक में भी तलखी आ गई ना। तो एक्चुअली साउथ एशिया एक ऐसा रीजन पहले भी था विच इज़ लीस्ट इंटरकनेक्टेड विद इन द रीजन, और एक्चुअली अब उसकी जो इंटरकनेक्टिविटी है ना उसमें और कमी आ रही है बदकिस्मती से। मतलब अगेन हम देख सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंस जो है वेस्ट पे फिर ज़्यादा है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। हम इंपोर्ट की सूरत में हम देखते हैं कि चाहे इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, तो हम वो मार्केट वेस्ट मार्केट ज़्यादा देख रहे होते हैं कंपैरेटिवली। ये बिल्कुल ठीक है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी पे जो लोगों ने काम किया है ना, वो कहते हैं जी कि ये दुनिया का निज़ाम जो है ना, ये बहुत अनफेयर है, अनइक्वल है। इसमें सेंटर्स हैं और पेरिफ्रीज हैं, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे जैसे मुल्क जो है ना, हम एक्चुअली पेरिफ्री हैं। और हमारा रिलेशनशिप देखें ना, पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स किसको जाती हैं? सेंटर को। हम पेरिफ्री हैं, किसको जाती हैं? अमेरिका को, EU को। ये हमारी दो मेजर डेस्टिनेशन है ना, तो हमारा एक्चुअली उनसे ताल्लुक ज़्यादा मजबूत है। ट्रेड रिलेशन हमारी इंडिया को बहुत कम जाती नहीं है, बांग्लादेश को बहुत कम जाती हैं, श्रीलंका, नेपाल, इन सब मुल्कों को बहुत कम जाती है। हमारे देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ हमारा कोई ख़ास ट्रेड रिलेशन नहीं है, बहुत कम चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, बाकी साउथ एशिया के मुल्क, चाइना से भी हमारा एक तरफा ताल्लुक है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, बहुत कम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब हमारा कोई वो विन विन या एक जो है ना इक्वल रिलेशन नहीं है इस मामले में। मतलब हमारे खैर दूसरी चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो किसी हद तक उसको कंपनसेट करता है। लेकिन एक तरह से तो हम, और यही बात इंडिया की है। आप इंडिया के भी मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस देखें ना, तो वो डेवलप्ड मुल्क हैं। तो मतलब डेवलप्ड मुल्क जो है वो सेंटर है और इंडिया पेरिफ्री है। मतलब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी तो अब बन गया, लेकिन है आप पेरिफ्री में, आपकी डिपेंडेंस है। आप देखें, कल अगर अमेरिका कहे ना कि हम इंडिया से ट्रेड करते ही नहीं हैं, हम नहीं करते, तो इंडिया की इकॉनमी धड़म से नीचे गिर जाएगी, मतलब बुरी तरह मुतासर होगी।
मतलब सर्वाइव करेगी ये हाँ, नहीं जाहिर है, लेकिन मतलब बुरी तरह मार्केट मुतासिर तो है उनके पास। उनकी डाइवर्सिफिकेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन बुरी तरह मुतासर होगी सिर्फ एक मुल्क से। और यही बात ईयू के साथ है। और चूंकि अगर आप बहुत सारे मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहे हो और तो फिर आपका ये रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो अभी ये डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है। अब देखिए ना, ये जो जीरो टैरिफ बांग्लादेश के साथ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बांग्लादेश जो पहले कॉटन या यार्न या फाइबर वो अपने पड़ोसी मुल्क से खरीदता था, जितना भी खरीदता था, अब वो अमेरिका से खरीदना शुरू कर देगा। ताल्लुक एक्चुअली सेंटर से स्ट्रेंथन हो गया। एग्जैक्टली। तो वो आप पेरिफेरी रहे और जो इस रीजन की इंटरकनेक्टेडनेस है वो कमज़ोर हो गई। तो इस पे सोचना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब ये मुल्क मिल के बैठे हैं। और बदकिस्मती से ना वो बहुत ही शैलो डिस्कशन में फंसे हुए हैं। और हमारे मीडिया भी बहुत ही, जो इंडिया का मीडिया और हमारा मीडिया भी है और बांग्लादेश में उसके ऊपर बात ही नहीं करते। उस पर बात ही नहीं करते। वो अच्छा जी उनको इतना मिल गया, उनको इतना मिल गया, हमारा क्या फ़ायदा नुकसान होगा। आप स्ट्रक्चरल इश्यूज डिस्कस करिए। ग्लोबल ट्रेड के स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं, उसमें इम्बैलेंसेस क्या हैं, उसमें अगर आपको बेहतर डील लेनी है तो कैसे लेनी है, ये जो सेंटर पेरिफेरी रिलेशनशिप इसको एड्रेस करना है तो कैसे करना है। उसकी एक तरीका तो यही है ना कि आप रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएं। लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी में हम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, तो वो ज़ाहिर है वो हो नहीं पा रही है। अब साउथ ईस्ट एशिया निस्बतन उनकी वल्नरेबिलिटी कम है, लेकिन वो आपस में बहुत ट्रेड कर रहे हैं। थाईलैंड की ट्रेड जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ, इनकी आपस की ट्रेड, मलेशिया वगैरह की, इंडोनेशिया, इनकी बहुत अच्छी ट्रेड है। तो उनकी वल्नरेबिलिटी, फिर उनकी चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, उनके साथ भी है। तो उनकी वल्नरेबिलिटी निस्बतन कम है। मतलब वैसे तो कोई एक ट्रेड रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो तो असर तो पड़ता है, लेकिन अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर किसी एक मुल्क से ख़राब होने से उतना नहीं होता। और साउथ एशिया में भी अगर ऐसे होता तो रिलेटिव टर्म्स में हमारी वल्नरेबिलिटी कम होती। बिल्कुल। नहीं, हमें मुस्तकबिल में भी ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि क्या कोई मुस्तकबिल में ऐसी कोई एक लीड ले ले। चाइना ही लीड ले लेता है अगर रीजन के अंदर के, अच्छा मिडिल बैठ के इनको टेबल पे ले आए, कोई कॉपरेशन बीच में हो जाए साउथ एशियन रीजन के अंदर। लेकिन चाइनीज़ बहुत समझदार हैं। अब देखिए ना, उनके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो क्या है? वो इसी नेबरहुड में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है। पाकिस्तान के साथ ये हमारा जो सी पैक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ उन्होंने बनाए हैं। वो उन्होंने रेलवे लाइन बनाई है जो यूरोप तक जाती है, और वो इसी तरह से सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ, फिर ईरान के साथ कनेक्टिविटी की, अफगानिस्तान के साथ कोशिश। तो वो यही बात है ना कि कनेक्टिविटी बढ़े और ये रीजन्स आपस में ट्रेड करें। अदरवाइज़ तो देखें चाइना का भी यही था ना, बल्कि अभी भी है कि उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अमेरिकन मार्केट पे थी, ईयू की मार्केट पे थी। फिर उनको ये प्रॉब्लम आया है कि अमेरिकन ने उस पर टैरिफ वगैरह लगा के, तो अब उनका निस्बतन जो एक्सपोर्ट थी चाइना की अमेरिका को, वो कम हुई हैं और बाकी मुल्कों के साथ बढ़ी हैं। तो चाइना ने इस मसले को डील करने की कोशिश की है, लेकिन इकॉनमी वाइज भी वो बड़ा मुल्क बन चुका हुआ है। अब चाइना ने तो ये किया, इस खित्ते का बड़ा मुल्क इंडिया था, उसने भी हाथ पांव तो मारे हैं, कोशिश की है। उसने बांग्लादेश के साथ किया, नेपाल भूटान वगैरह के साथ तो है। उन्होंने कॉमन एनर्जी मार्केट बनाने की कोशिश भी की है किसी हद तक। बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं, भूटान नेपाल से ख़रीदते भी हैं, कभी उनको बेचते भी हैं। लेकिन मेजर मसला तो पाकिस्तान इंडिया का है ना, कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इस खित्ते की कनेक्टिविटी तो तभी बनेगी ना जब पाकिस्तान भी उस कम्पैक्ट का हिस्सा होगा। और जब पाकिस्तान बन जाएगा फिर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये सारे रास्ते खुल जाते हैं। और फिर ये चाइना का सी पैक भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। फिर वो एनर्जी मार्केट भी बन जाती है, ईरान से पाइपलाइन, तुर्कमानिस्तान से पाइपलाइन। तो एक्चुअली इस खित्ते, ओवरऑल खित्ते की ना जो वेलफेयर है और जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मैनी फोल्ड बढ़ सकती है। अभी तक वो नहीं है, चूँकि ये हमारी क्या ट्रेड है सेंट्रल एशिया से, और इंडिया की फॉर दैट मैटर क्या ट्रेड है इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ। वो हाथ पहुंचा बाहर से मार रहे थे, लेकिन वो भी फिर अमेरिका के जरिए बंद करना पड़ा। तो बात ये है कि वो एक एक्सटर्नल प्लेयर्स अमेरिका में बैठ के, वो उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो थोड़ी सी एक्सचेंज करते हैं। वो जो चाह बाहर पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप पे ये पाबंदी लग जाएगी, तो वो सारा जियो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लान इंडिया का वो ठुस हो जाता है। मतलब आप क्या, आप सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये वो पावर्स है जो बड़ी ताकतों के पास है, अमेरिका के पास है फॉर एग्जाम्पल। आपने इसको मिटिगेट करना है तो आपस में ट्रेड करिए। बिल्कुल। लेकिन वो कैसे हो जब आप ये नफ़रतों के बयानिए चल रहे हैं, टेररिज्म है, बाज़ औक़ात इस्लामिस्ट
आइडियोलॉजीज़ भी ऐसी होती हैं जो नफरत पे मबनी होती हैं, हिंदुत्व है और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स हैं ना, वो किसी भी बुनियाद पे, और रिलीजियस बुनियाद पे भी हो सकते हैं, नेशनलिज्म की बुनियाद पे हो सकते हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स जो है ना, वो हमारी इस खित्ते की ओवरऑल जो वेलफेयर है ना, या उसको पोटेंशियल, उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। सो नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू स्टार्ट तो बांग्लादेश से हुई कि उनको ज़ीरो टैरिफ मिला है टेक्सटाइल पे, लेकिन इतने इंटरकनेक्टेड हैं पूरे रीजन के ममालिक कि किसी एक मुल्क पे बात होती है तो डेफिनेटली हमें दूसरे ममालिक के ऊपर बात करनी पड़ती है। सो बेहतर सिचुएशन, जैसे मुख्तार साहब ने कहा, कि यही हो सकती है कि हम जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएं और वहाँ पे ट्रेड के ऐसे मौके पैदा हों कि हम इंटरनली अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को, बहुत सारी ट्रेड्स को प्रमोट कर सकें। उम्मीद करते हैं कि शायद कभी हुक्मरान इसके ऊपर सोचें, कभी मिल बैठें और इन इश्यूज़ के ऊपर जो रीजन वेलफेयर से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बात हो। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।